हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी कार्तिक की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कार्तिक है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना करीब 10 साल की उम्र से मैं अपने दादाजी से सुनते हुए आया था। लेकिन पहले तो मैं इस कहानी को ऐसा सुनता था कि बस एंटरटेनमेंट के लिए, और थोड़ा डर लगता था, थ्रिल मिलता था, बस ऐसे ही। उसके कई साल के बाद ये कहानी के कुछ और भी राज खुले। आज ये कहानी मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा। ये घटना है 1974 की। उस समय मेरे दादाजी बताते हैं कि जहाँ पर हम लोग रहते थे, यानी कि मेरे दादाजी और उनका परिवार, वो गांव में, दादाजी बताते हैं कि कुछ ऐसा होता था जो उस समय से पहले ना ही तो कभी उन्होंने देखा था और ना ही सुना था। एक दिन गांव में ऐसे ही अफवाह उड़ने लगी कि गांव में भूत प्रेत है, और देखते ही देखते कुछ दिन के अंदर अंदर कुछ 4 से 5 लोग गायब हो चुके हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। गांव के बाहर जो एक जंगल था, वो जंगल में कहा जाता था कि 200 साल पुराना एक पेड़ है। वो पेड़ काफ़ी बड़ा और उसका जो स्टेम था वो बहुत ज़्यादा मोटा था। कई लोग ऐसा दावा करते थे कि उस पेड़ के करीब जाने पर वो पेड़ इंसानों को खींच लेता है और वो इंसान को अपने अंदर समा देता है। ये बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता था। लेकिन जब लोग गायब हुए और उसके बाद में भी इस पेड़ के बारे में बात होने लगी, तब कई सारे लोगों का यही मानना था कि हो ना हो उसी पेड़ ने उन लोगों को गायब कर दिया है। ऐसे ही गांव में हर जगह डर का माहौल चल रहा था कि एक दिन फिर कुछ और बुरा हुआ। उसी पेड़ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली। वो लाश बुरी तरह से कटी फटी थी। हर जगह पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर हमला करके उसके शरीर के हर भाग को अलग कर दिया हो, और कई कई जगह तो इतना ज़्यादा गहरा घाव था कि उस शरीर की हड्डियां तक बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। जब उसकी लाश लोगों को मिली, तब उनमें से कुछ तो ऐसे थे कि उसकी लाश के करीब जाने से भी डर रहे थे। उनका कहना यह था कि पता नहीं किस मनहूस या किस बुरी आत्मा ने इस लाश के साथ ऐसा किया होगा, और अगर हम करीब गए और उस लाश को उठाया या टच किया तो हो सकता है वो आत्मा हम पर भी गुस्सा हो जाए और वो हम पर भी हमला कर दे। फिर बहुत मुश्किल से वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने उसे उठाया और गांव में ले आया। उस लाश की पहचान शुरू में तो हो ही नहीं रही थी। लोग उसका चेहरा ही देखकर ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कौन है। बाद में पता चला कि वो उसी गांव का एक रहने वाला आदमी था। जब उसके घर वालों ने आकर उसके कपड़ों से और उसके हाथ पर एक धागा बंधा हुआ था, उससे उसे पहचान लिया कि ये हमारे ही घर का सदस्य है। उसकी तब तक शादी नहीं हुई थी। उसके माता पिता जो थे वो उस लाश को देखकर काफ़ी रोने लगे। अब बात इतनी बढ़ गई थी, और गांव वालों ने जब उस लाश को देखा था तो और ज़्यादा डरने लगे थे। फिर गांव में जितने भी लोग थे वो उस समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन समाधान कहाँ से मिलेगा, लोग यही सोच रहे थे। और आसपास जा जाकर जो ज्ञानी लोग होते हैं उनसे इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी के भी पास इसका समाधान नहीं था। लगभग 20 दिन तक कुछ उसका समाधान ढूंढने में ही निकल गया। कोई बोलता था उस पेड़ को काट दो, कोई कहता कि उस पेड़ को जला दो, कोई कहता कि उस पेड़ के पास मत जाओ। वो पेड़ रात के समय और ज़्यादा डरावना लगता था। एक रात में वहाँ पर कुछ लोग गए हुए थे कुछ क्रियाएं करने। उनके साथ एक आदमी भी था।
जो क्रियाएं सब करने वाला था। वो आदमी और उसके साथ लगभग 5-7 लोग वहां पर पहुंचे। रात के कुछ 10 बजे के आसपास पहुंचे थे। जो क्रिया करना था उन लोगों को वो रात में 11:15 बजे के समय करना था। वो लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि उस घने से पेड़ के पीछे से कोई उन लोगों का नाम जोर जोर से चीख कर उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। और रात के समय एक तो अंधेरा, दूसरा जंगल, उन लोगों को वो जो भी पेड़ के पीछे छुपा था वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जब उनमें से एक आदमी उस पेड़ के करीब गया तो उसने जोर से चीखा, क्योंकि उसका कहना यह था कि उसने एक आदमी को देखा उस पेड़ के पीछे जिसके पूरे शरीर में कीले ठुके हुए थे और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून भी जा रहा था। उसके चेहरे को एक गोनी से ढक कर रखा हुआ था और चेहरे पर भी बहुत सारे कीले थे। शायद हो सकता है कि वो कीले उसके चेहरे के आर पार हुए होंगे। तभी ही वो आदमी देखकर चीखा और वहां से दौड़कर भागा। उसे देखकर वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी बहुत ज्यादा डर गए। जो क्रिया की सारी सामग्री थी उसे वहीं पर छोड़कर वो सभी लोग भाग गए। अब गांव में एक नई बात फैली थी कि वहां पर एक आत्मा है जिसके शरीर में कीले ठुके हुए हैं और बहुत ज्यादा खून जाता है। लोग अपने हिसाब से अलग अलग बातें करते थे। कई टाइम के बाद इन लोगों को एक बाबा जी मिले। जब वो बाबा जी मिले और उन्हें सभी लोगों ने वो घटना के बारे में बताया तो बाबा जी ने कहा कि चलो हम उस पेड़ के पास चलते हैं। कहते हैं कि उस घटना से पहले और उस घटना के बाद वो बाबा जी को कभी भी कहीं पर देखा नहीं गया। जब वो बाबा जी आए तो उन्होंने सबसे पहले पेड़ के आसपास खड़े होकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। उसके बाद वो पेड़ के करीब गए, उस पेड़ पर हाथ लगाया और वो आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कहा कि इस पेड़ के ऊपर एक डायन का वास है, लेकिन वो डायन तब तक किसी को परेशान नहीं करेगी जब तक कोई उसे ना सताए। लोगों ने कहा कि उसे कौन सताता है, वही हम लोगों को सताती है। तभी उन्होंने कहा कि सूरज डूबने के बाद यहाँ पर आसपास कुछ लोग आते हैं, चिल्लाते हैं या बात करते हैं, उससे वो डायन क्रोधित हो जाती है। उनका ये भी कहना था कि सूरज डूबने के बाद तो यहाँ आसपास किसी को नहीं भटकना चाहिए या किसी को नहीं घूमना चाहिए। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने या हम में से कुछ ऐसे थे जो क्रिया करने आए थे तो उन्होंने तो एक आदमी को देखा था और आप डायन के बारे में कह रहे हो। बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर डायन तो है ही और साथ में एक भूत भी है और वो दोनों ही इसी पेड़ पर रहते हैं। लोगों ने कहा तो हमें डायन क्यों नहीं दिखी? उन्होंने कहा कि वो पेड़ के ऊपर रहती है और वो भूत पेड़ के नीचे चारों ओर घूमता रहता है। उसे जब भी ऐसा लगता है कि किसी से उसे परेशानी होगी तो वो उन लोगों को जान से मार देता है। फिर उन्होंने अपने मंत्र से एक धागे पर कुछ पड़ा और उसे फूंक कर उस पेड़ के ऊपर चारों ओर से बांध दिया। कहने लगे कि अभी मैं जा रहा हूँ, मैं 11 दिन बाद दोबारा लौट कर आऊँगा। वो 11 दिन बाद वापस आए। उन्होंने अपने साथ में कुछ मटकियाँ लेकर आई हुई थी और उन मटकियों को उस पेड़ पर टांग दिया और बांध दिया। उसमें क्या था ये किसी को नहीं पता। वो कहने लगे कि अब वो जो डायन और भूत हैं वो कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद में वो मटकियाँ तो वहीं पर थी, लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जा रहा था वो मटकियाँ काली पड़ते जा रही थी। ठीक 41 दिन के बाद वो मटकियाँ पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और टूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि शायद अब वो डायन और वो भूत मिलकर सबको ख़त्म कर देगी, या फिर यूँ भी कहिए कि वो अब डायन और भूत अब हम लोगों को परेशान करेंगे क्योंकि वो लोग आज़ाद हो गए हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस बाबा ने पता नहीं उस पेड़ पर वो मटकियाँ लगाकर क्या किया था कि उसके बाद से लेके अब तक कभी किसी ने वो डायन को
और ना ही भूत को कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जयदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जयदीप है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ घटी थी। वैसे तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नए घर में शिफ्ट होने के बाद भूत प्रेत की कहानियाँ सुने होंगे। कुछ ऐसे भी हैं इनमें कि उनकी बिल्डिंग ही हॉन्टेड थी। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक चौल के बारे में है। वो चौल में एक आखिरी घर सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल खाली पड़ा था। लगभग वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था। जब मैं और मेरे घर वाले उस चौल में शिफ्ट हुए, तब चौल में जितने लोग थे वो सब के सब बहुत अजीब तरह से हम लोगों को देख रहे थे। तभी ही मैं अपने घर वालों से, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, इन लोगों को देखकर कहने लगा कि सब हमें ऐसा क्यों देख रहे हैं। हंसते हुए मैं ये भी कह रहा था कि हम क्या एलियन हैं, ये सब के सब हमें देखते हैं। चौल में शुरू के 3-4 दिन तो कोई बात नहीं कर रहा था हमसे। आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप लोग गूगल पर हॉन्टेड चौल करके डालेंगे तो आप लोगों को मुंबई में भी एक हॉन्टेड चौल के बारे में पता चलेगा। जिस चौल की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उस जगह का नाम नहीं लूँगा और ना ही तो उस लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो चौल में जाने के बाद हमारे साथ जो जो हुआ था, वो सच में रूह को कपा देने वाला था। ये बात आज से लगभग 20 साल पुरानी है। 2003 की घटना होगी है। जब हम लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे, उस चौल के नीचे एक बड़ा सा कुआं भी था जो कि बंद कर दिया गया था। उस कुएं को चारों ओर से ढक दिया गया था। हमारा जो घर था सेकंड फ्लोर पर, चौल के एकदम लास्ट कोने में, तो ऐसा था कि सीढ़ी चढ़ने के बाद एक लेफ्ट लेना होता था और लेफ्ट में लाइन से 7 से 8 घर थे। उसके बाद एक दूसरा लेफ्ट आता था जो कि और अंदर की तरफ जाता था। वहाँ पर सिर्फ एक घर था और उसी घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए घर में शिफ्ट होने से पहले ही उस घर में कलर करवाए मेरे पिताजी ने और कुछ जो ज़रूरी सामान था उसे वहाँ पर ले जाकर रख दिया था। जब हम लोग उस घर में गए तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। मम्मी ने कहा कि हाँ, काफ़ी समय से घर बंद है, शायद इसी वजह से ये स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, स्मेल अजीब सी है। नए घर में जाने के बाद जो पेंट की स्मेल आती है वैसी नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कहीं पर सड़ा हुआ मांस रखा हुआ है। पिताजी ने मेरी ओर गुस्से से देखते हुए कहा कि अभी हम फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। जब फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाएंगे तब हम अच्छी जगह घर लेंगे। अभी जितने पैसे में ये घर मिला है, उतने पैसे में कहीं दूसरी जगह घर नहीं मिलता है। मुझे भी लगा कि पिताजी भी सही कह रहे हैं। मैं शांत हो गया। वहाँ से जो मेरा कॉलेज था वो काफ़ी दूर था। लगभग मुझे 18 किलोमीटर दूर जाना होता था। मैं ट्रेन पकड़कर अपनी कॉलेज जाता आता था। एक शाम जब मैं कॉलेज से लौटा तो फ्राइडे की वो शाम थी। मैं जब घर के लिए ऊपर बढ़ रहा था, तभी मुझे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि शाम में आते समय जलेबी ले आना। मैं तुरंत ही वापस नीचे उतरा और जलेबी की दुकान पर जाकर मैं लड्डू और जलेबी ले लिया। उसके बाद ऊपर चलने लगा। जैसे ही मैं अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा, ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और वो ज़ोर से सांस ले रहा है। मैं पीछे देखा और पीछे देखने के बाद मैंने यूं महसूस किया कि वो जो भी था वो एकदम से गायब हो गया और तभी ही जो जलेबी की थैली थी वो अपने आप फट गई और उस थैली में से जलेबी और लड्डू निकलकर ज़मीन पर गिर गए। मैं दरवाजे का बेल बजाकर खड़ा हुआ था, तब तक मम्मी ने भी आकर दरवाज़ा खोल चुका था। मम्मी ने जब देखा कि सारी मिठाई ज़मीन पर गिरी हुई है, मम्मी वहीं पर चिल्लाने लग गई कि तेरे से एक काम ढंग से नहीं होता। तुझे ये लाने के लिए कहा था, तूने यहाँ पर देख सब गिरा दिया। मैं मम्मी से कुछ कहता कि उससे पहले ही मैंने महसूस किया कि दोबारा मेरे पीछे कोई ज़ोर से सांस ले रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं घर में चला गया और मैं
यही सोचने लगा कि खड़े खड़े थैली कैसे फट सकती है। जब मम्मी वो जलेबी उठाने लगे वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ जलेबी तो उठा ली, लेकिन जिसके टुकड़े हो चुके थे उसे समेटने के लिए मम्मी अंदर के कमरे में जाकर दूसरे कपड़े लाने लगी कि उससे पोंछ भी लेंगे जलेबी का जो रस गिरा हुआ था। लेकिन जब मम्मी ने आकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मम्मी आकर मुझसे कहने लगी कि सब कुछ तूने कौन से कपड़े से पोंछा है, मुझे बता, वरना उसमें चूटी लग जाएगी। मैंने कहा, कपड़े से मैंने पोंछा? मैं तो कब से अंदर आकर बैठा हूँ। मम्मी ने कहा कि अरे अभी जो बाहर मिठाइयाँ गिरी थी, तूने वो जो कपड़े से साफ की वो कपड़ा कहाँ रखा? मैं मम्मी से कह ही रहा था कि मैंने कुछ नहीं साफ किया कि इतने में पिताजी आए। जब पिताजी आए तो पिताजी ने कहा, क्या हुआ, किस बात पर बहस चल रही है? हमने कहा कि कुछ नहीं, और उसके बाद मम्मी को कुछ काम था पिताजी से, तो मम्मी उनसे बात करने के लिए अपने कमरे में चले गई। मैं वहीं पर बैठकर ये सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक मुझे याद आया तो मैं तुरंत उठकर दरवाजे के पास गया। जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर मिठाई का कुछ भी सामान नहीं पड़ा हुआ था, यानी एक टुकड़ा तक वहाँ पर मिठाई का नहीं था। सोचने वाली बात दोस्तों ये थी कि जो मिठाइयाँ नीचे गिरी थी, मम्मी ने जो बड़ी मिठाई थी, जैसा कि जो अक्खी जलेबी थी और अक्खे लड्डू थे, वो तो उठा लिए, लेकिन जो उनका चूरा और जो टूट कर ज़मीन पर गिरी थी, वहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। मैंने इसे उस समय के लिए इग्नोर किया। रात में मैं, मम्मी, मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन, हम सब डिनर करने लगे। और डिनर के बाद जो जलेबी और लड्डू मैं लाया हुआ था उसे ही मम्मी ने सामने रख दिया। मैंने कहा, मम्मी ये सब तो गिर गई थी। मम्मी बोले, हाँ गिरी थी, लेकिन ये गंदी नहीं हुई, इसीलिए तुम लोग इसे खा सकते हो, मैंने इसे साफ कर दिया है। आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि उस समय हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। इसी वजह से हम जितना भी पैसा घर में आता था उसी में से यूज़ करने के बाद बचा कर रेंट देते थे, और पापा की सैलरी भी काफ़ी कम थी। मैं जानता हूँ ये बात आप में से कई लोगों को ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन हमने ऐसा किया था। उसके बाद हम मिठाई खाकर सोने चले गए। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मुझे मॉर्निंग में एक फ्रेंड के पास जाना था। वो फ्रेंड का घर भी उतना ही दूर था जितना मेरी कॉलेज थी, क्योंकि वो कॉलेज के ही पास रहता था। उसने मुझसे कहा था कि मॉर्निंग में जल्दी आ जाना, तो हम साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे, और एक असाइनमेंट भी बनाना था तो वो भी बना लेंगे। मैं सुबह जब घर से निकलने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, और जो भी है वो शायद नहीं चाहता है कि मैं घर से उस समय बाहर निकलूं, क्योंकि अब मुझे ज़ोर की सांस के साथ साथ किसी के खुसफुसाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उसे भी इग्नोर किया और आगे बढ़ता हुआ अपने दोस्त के वहाँ चला गया। मुझे लौटने में काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 11 बज चुके थे। जब मैं रूम पर आया तब मैंने देखा कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी बहन की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और मम्मी उनके ही पास में बैठी हुई थी, उन्हें देखकर रो रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया ये दोनों को? मम्मी कहने लगी, क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से दोनों सुबह उठे हैं और तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ही जा रही है। मैंने कहा, तो मम्मी डॉक्टर को बुला लेते। मम्मी ने कहा कि डॉक्टर आकर इन्हें चेक करके दवाई देकर गया है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मम्मी सुबह से वीकनेस तो मुझे भी लग रही है और तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी धीरे से मेरे पास आकर बोली कि हो सकता है जो कल तूने मिठाई लाया हो वो ठीक नहीं हो, इस वजह से ही हम सबकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों कुछ और थी, जो हमें उस समय नहीं लेकिन बाद में पता चलने वाली थी। उस दिन भी सभी लोगों ने घर में दवाई खाई। मैं जाकर मेडिकल से दवाई ले आया मेरे और मम्मी के लिए। हमने वो दवाई खाई और सो गए। अगली सुबह जब हम उठे तब मैंने देखा कि पिताजी का जो लेफ्ट हाथ था वो अब हिल ही नहीं रहा था, यानी यूं लग रहा था कि जैसे पिताजी को पैरालाइज हो चुका है। मैं पिताजी को उठाने लगा कि पिताजी क्या हुआ है आपको? पिताजी बस यही कह रहे थे कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। मुझे वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा था, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा होकर ये देख रहा था कि जल्द से जल्द कुछ मैं पिताजी के लिए कर सकूं। थोड़ी देर के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मम्मी जो कि किचन में काम कर रही थी।
मम्मी कहने लगी कि अचानक काम करते करते मुझे चक्कर आ गई और वही गिरते समय मैंने तुझे आवाज़ दिया था। जब मैं मम्मी को उठाकर बहुत संभाल कर अपने कमरे में लाकर लिटाया, तब मम्मी भी यही कहने लगी कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये देखकर बहुत घबरा गया था। मैं तुरंत जाकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, क्योंकि उस समय तो डॉक्टर को समझा नहीं। जब मम्मी पापा की रिपोर्ट्स निकाली गई उसमें चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। जब मैं मम्मी पापा को लेकर ऊपर घर पर छोड़कर दोबारा नीचे उतरा, तभी एक औरत मुझे वहाँ पर मिली। वो कहने लगी कि जिस घर में तुम लोग रहते हो वो घर भूतिया है, उस घर को छोड़ दो। जब तुम लोग उस घर को छोड़ दोगे तो सारी दिक्कत परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं समझा नहीं। कहने लगी कि 3 साल से वो घर बंद पड़ा है, वहाँ पर आत्माओं का वास है। एक नहीं बल्कि 3-3 आत्माएं रहती है। मैं उसकी ओर देखने ही लगा। मैंने कहा आपको कैसे पता ये सब बात? वो कहने लगी कि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, उनकी बातों को समझ सकती हूँ। वह आत्माएं नहीं चाहती है कि तुम लोग उस घर में रहो। मैंने कहा इसी वजह से ये सब हो रहा है क्या? उसने कहा कि हाँ। उसके बाद मैं ऊपर गया। मैंने जाकर मम्मी और पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो इस बारे में जानता है और वो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। पापा ने उससे बुलवाया। जब वो आया तो घर में घुसते साथ उसने कुछ हाथ में उसके विभूति थी, वो उसने घर में डाल दिया। घर में डालने के बाद उसने देखा कि उसके ऊपर पैरों के निशान बनते हुए जा रहे थे। उसने तुरंत पापा से कहा कि इस घर को जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दे, वरना किसी एक की मौत निश्चित है। उसके बाद उसी दिन हम लोगों ने अपना सामान उठाया जो बहुत ज़रूरी था और उस घर को उसी समय छोड़ दिया। दोस्तों, ये बहुत अजीब बात है कि घर छोड़ने के 1 हफ्ते के बाद जो लेफ्ट हाथ में पापा को पैरालाइज हो चुका था वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था। मम्मी, मेरी बहन और मैं खुद, हमारी जो तबीयत इतनी ख़राब रहती थी वो सब कुछ अपने आप रिकवर होने लगी और हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये प्रदीप की है। तो चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं अंधेरी रातों में जब दूर दूर तक कोहरा पसरा हुआ हो, तब अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ दे या टोके या फिर आपका नाम लेकर बुलाए तो आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इसी तरह ऐसे ही कुछ प्रदीप के साथ हुआ था। जब प्रदीप रात को कारखाने से गांव लौट रहा था और तब जो हुआ उसके साथ, वो सच में किसी की भी रूह कपा देगा। तो आखिर क्या है ऐसा इसके पीछे, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और ये घटना 2015 की है। मैं उस घटना से इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले 2 साल तक मैंने गांव जाना ही छोड़ दिया था। दरअसल एक समय की बात है, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हल्का सा याद है वो महीना शायद जनवरी का था। मैं बिहार का सफिया जिले का रहने वाला हूँ। कड़कती ठंड में मैं अपनी साइकिल से कारखाने से घर लौट रहा था। दरअसल मैं अपने गांव से 7 से 8 किलोमीटर दूर के एक गांव में कारखाने में काम किया करता था। मेरे गांव में मैं सिर्फ खेती कर सकता था। रोज़गार का कोई साधन नहीं था मेरे गांव में। इसी वजह से मैं वहां गांव से बाहर जाकर काम करता था। इसी तरह एक बार की बात है, जनवरी महीने की उस कड़कती ठंड में मैं देर रात 10 बजे के आसपास कारखाने से लौट रहा था। मैं अक्सर शाम को 6-7 बजे के आसपास ही कारखाने से निकल जाता था। जानता था रास्ते में बहुत ठंड है, इसी वजह से कोहरा भी बहुत होगा, जिसकी वजह से रास्ता दिख पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। और मैं हर बार तो 6-7 बजे निकल जाता था, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि आज माल की डिलीवरी थी। मैं लगभग 10:30 बजे के आसपास गांव के नज़दीक पहुंच गया था और वहां से मुझे कुछ 20 से 22 मिनट लगने थे अपने घर पहुंचने में। मैं अपनी साइकिल पर बड़े आराम से गुनगुनाते हुए चले जा रहा था। मुझे अचानक से टॉयलेट लगी, इसलिए मैंने वही साइकिल को एक जगह खड़ा किया और उसके बाद
मैं खेतों के किनारे चला गया। थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही लौटा कि तभी मुझे अचानक से पीछे से किसी औरत ने आवाज़ दी। मुझे उस औरत के पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, जो कि होना ही था, क्योंकि रात के 10:30 बजे कोई औरत इतने सन्नाटे में क्यों होगी, और अगर है तो वो मुझे आवाज़ क्यों दे रही है। मैंने भूत प्रेत और चुड़ैल की बहुत सी घटनाएं सुन रखी थी, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आया करती थी। मैंने बड़े बुजुर्गों की ज़ुबानी सुनी थी कि कभी भी इस तरह सुनसान रास्ते पर कोई अगर आवाज़ दे तभी भूल से भी पीछे नहीं देखना चाहिए। मैंने भी पीछे नहीं देखा और साइकिल लिए आगे निकल पड़ा। पर मुझे एक बार फिर किसी ने आवाज़ लगाई। मेरे नाम को कोई पीछे से बार बार पुकार रहा था। मैंने इस बार भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रास्ते चलता रहा। इसके तुरंत बाद मुझे एक बार फिर किसी ने आवाज़ दी, लेकिन इस बार आवाज़ एक औरत की नहीं बल्कि 2 औरत की लग रही थी। मैं तेज़ी से साइकिल को चलाने लगा, पर मुझे लगातार पीछे से आवाज़ आए जा रही थी। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ और सुनी। शायद वो आवाज़ किसी के चीखने या चिल्लाने की थी। फिर भी मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, और तभी अचानक से मैं एक आवाज़ से चौंक गया और ना चाहते हुए भी पीछे पलट गया। ये आवाज़ जो इस बार मुझे पीछे से आई वो सुरेंद्र की थी। सुरेंद्र मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हम लोग कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते हैं। पर सुरेंद्र का गांव मेरे गांव के बगल का है। जैसे ही मैंने सुरेंद्र की आवाज़ सुना, मैं खुशी से पीछे पलट गया। मैंने तुरंत साइकिल रोकी तो वहाँ सुरेंद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुरेंद्र को मैंने डांटते हुए बोला, आखिर ये कैसा मजाक है? तुमने तो यार सच में आज मुझको डरा ही दिया। सुरेंद्र भी हंसने लगा और बोला कि तू भी बहुत बड़ा डरपोक है। मैंने भी थोड़ी अपनी तारीफ करवाना और थोड़ा दम दिखाने के लिए बोला, अरे जा जा, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। भूत प्रेत को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। मेरे इतने ही बोलने की देरी थी कि अचानक से सुरेंद्र के हाव भाव बदलने लगे। मुझे उसे देखकर कुछ अजीब सा लगने लगा, और सच कहूँ तो मुझे अब वो गुस्से में लग रहा था और मुझे ही एक टक देखे जा रहा था। मैं उस समय उसके चेहरे के भाव को ठीक से समझ ही नहीं पाया। वो मेरा हाथ पकड़कर खेतों में ले जाने लगा। मैं भी उसकी इस हरकत से थोड़ा सा घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हाँ, वो उस समय भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो मुझे खेत से ही एक सटे खलिहान में ले आया और मैं अभी तक इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहा था। सुरेंद्र अचानक से चिल्लाने लगा और मुझे बोला, भूत प्रेतों पर तुझे विश्वास नहीं है ना? तुझे तो डर नहीं लगता? अब तू देख, साक्षात तू भूत प्रेत को देखेगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इसके बाद सुरेंद्र वही ज़मीन के बगल में एक घेरा बनाया और मुझे उसमें खड़े रहने को कहा। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कुछ भी हो जाए, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुन ले। मैं उससे क्या कहता, क्योंकि मैं तो उस वक्त खुद नहीं समझ पा रहा था कि इसे अचानक क्या हो गया है। उसके बाद सुरेंद्र खलियान के नीचे चला गया और वहाँ से उसने कुछ कंकालों का सर और हाथ में कुछ मांस के टुकड़े ले आया। खलियान के नीचे बहुत सारे भेड़ बकरियां बंधी हुई थी, तो मुझे इस बात का भी शक था कि कहीं सुरेंद्र किसी भेड़ या बकरी की हत्या करके उसका मांस तो नहीं ले आ गया। आधी रात का पहर था, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों मैंने सुरेंद्र से ये बात कह दी कि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। मैं घेरे के अंदर थोड़े डर के साथ ही खड़ा रहा। मैं बस सुरेंद्र की अगली प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा था कि अब वो आगे क्या करने वाला है। सुरेंद्र ठीक वहीं उसने एक दूसरा घेरा बनाया और उसके बाद वहीं बैठकर ज़ोरों से कोई मंत्र बोलने लगा। सुरेंद्र की आंखें बंद थी। मैंने सोचा कि इसी का फ़ायदा उठाकर मैं भाग जाता हूँ,
मैं घेरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा उसी खलियान के एक पेड़ पर एक अजीब सा कोई साया दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि वो साया नहीं बल्कि एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था और वो उस पेड़ पर से नीचे कूद पड़ा। सच कहूँ, मैं उसे देखकर अंदर तक डर गया था। इसके तुरंत बाद ही मैंने देखा कि वो दो औरतें भी खलियान के नीचे से ऊपर आ रही थी। इसी तरह करते करते वहाँ भूत प्रेतों की एक भीड़ जमा हो गई। किसी की आंखें सफ़ेद थी तो किसी का सर ही नहीं था। कुछ कद में आसमान को छू रहे थे तो कुछ कद में छोटे थे। इसी तरह 1 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। मैंने बीच बीच में सुरेंद्र को आवाज़ देते हुए भी कहा कि भाई, मुझे विश्वास हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ ये सब बंद कर और मुझे जाने दे। उसने मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मैं इसी तरह कांपता हुआ घेरे के अंदर खड़ा रहा। लेकिन अब जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त यानी कि सुरेंद्र, जो मुझे यहाँ तक लाया था और हूबहू मेरे दोस्त की शक्ल का था, अचानक से उसका चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते वो कब एक आदमी से एक औरत और फिर एक औरत से एक डायन बन गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। 2 घंटे से मैं इसी तरह घेरे में भगवान को याद करते खड़ा रहा। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और भूत प्रेतों से डरता भी था, पर इस बार जो कुछ मेरे सामने था वो मेरे लिए डर की सीमा से बाहर था। मुझे इतना यकीन हो गया था कि आज मेरा बचना नामुमकिन है। सुरेंद्र अभी भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। धीरे धीरे अब वो एक डायन से एक पिशाचिनी का रूप ले चुका था और अचानक से उसने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया। सुरेंद्र, या ये कह सकते हैं कि वो पिशाचिनी, खड़ी हुई और मेरे घेरे की तरफ आने लगी। मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकता उस समय मुझे कितना डर लग रहा था। मैंने अपनी आंखें तो बंद कर ली और मन में ये सोचने लगा कि आज बच पाना यहाँ से नामुमकिन है। इसके तुरंत बाद पिशाचिनी बोली, अब तुझे डर लग रहा है या नहीं? अब तुझे भूतों पर विश्वास भी हो गया होगा। मैंने डरते हुए और कांपते हुए सर को हाँ में हिला दिया। रात के शायद तब तक 2 बज चुके थे। तभी तेज़ हवाएं चलने लगी और वो सारे ही एक साथ तांडव करने लगे। उस पूरे इलाके में इस समय कोई और नहीं था जो मेरी चीख या मेरी पुकार को सुन सकता था। वो मुझे बार बार घेरे से बाहर आने को ललकार रहे थे। मुझे पता था अगर मैं इस घेरे से बाहर गया तब मौत पक्की होगी। तेज़ हवाओं के साथ साथ पता नहीं अचानक पर कैसे मेरे आँख लग गई और वहीं शायद मैं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तब मेरे सामने शंभू और सिकंद थे। वो बोले, अरे प्रदीप बाबू, आप इस तरह इस खंडर की ज़मीन पर क्या कर रहे हो? और आप यहाँ पर बेहोश पड़े थे, यहाँ आप कैसे आए? इसके साथ साथ उन लोगों ने ये भी कहा किसी से मारपीट तो नहीं हुई। लेकिन क्या बताऊँ, जब वो लोग ये पूछ भी रहे थे तब भी मुझे डर लग रहा था और मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं वहाँ से सीधा सुरेंद्र के घर भागा और वहाँ पहुँचकर मैंने उसे कल रात घटी सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन कितना भी करो तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, विश्वास तो उसे करना ही था। उसने कहा कि सिर्फ तेरे ही साथ नहीं बल्कि देर रात खंडर से गांव गुजरने वाले के साथ यही होता है, पीछे से कोई आवाज़ देता है। इसी के साथ उसने कहा कि वो आत्माएं इतनी आवाज़ें देती है और मजबूर कर देती है किसी को भी पीछे पलटने पर। इसके बाद कुछ इसी तरह वो आत्माएं खंडर में ले जाएगी और वहाँ तांडव करेगी। अगर तुम डर कर वहाँ से भागने की गलती किए तो वही तुमको वो जान से मार देगी, या फिर हो सकता है कि तुम्हें वो पागल बना दे। अपने ही गांव में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या तो उनका अस्तित्व मिट गया या तो वो पागल बन गए। इस घटना का खौफ प्रदीप के अंदर कुछ समय के बाद तक भी रहा। प्रदीप उसके बाद कभी भी इस तरह अंधेरी रातों में अकेला या किसी खंडर जगह से गुजरने में भी डरता था। और सच बात इसमें ये भी है कि आज तक प्रदीप उस घटना को नहीं भुला पाया।
उसका कहना ये भी था कि हमारे गांव के आसपास के भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वो भूत पिशाचनी को देखा था या महसूस किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रदीप की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये अभिषेक जी ने हमें भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 से 3 कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी पर आते हैं। ये घटना मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझे बताई थी और ये घटना उसके साथ 2015 में घटी थी। तो अब मैं ये घटना को अपने दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम सोहेल है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यह घटना 2015 की है। हुआ ये था कि एक दिन करीब रात के 3 बजे मैं अपने ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म करके घर को वापस लौट रहा था। वैसे तो मेरी ऑफिस पिकअप एंड ड्रॉप देती है, बट मैं बाइक ले जाना प्रेफर करता हूँ, जिससे कि मैं ऑफिस से कभी भी निकल सकूँ और शिफ्ट की गाड़ी के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़े। तो हुआ ये कि एक रात जब मैं अपने घर को आ रहा था, नॉर्मली मैं जिस रोड से आता हूँ वहाँ काम चल रहा था। इसी वजह से वो रोड बंद कर दिया था। मुझे इस वजह से घूम के दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा था। वैसे तो जो रास्ते से मैं जा रहा था मैं कभी वहाँ पर गया ही नहीं, क्योंकि मेरा कभी वहाँ कोई काम ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ याद है कि कुछ समय पहले दिन में 1 या 2 बार मैं शायद वहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छे से याद है कि रात में तो वहाँ कभी नहीं आया था। एक तो वो रास्ता बहुत लंबा पड़ता था और दूसरा वहाँ बाजू में नाला था। वो रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। आसपास वहाँ पर कोई बस्ती भी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपनी बाइक घुमाई और उसी रास्ते से जाने लगा। रास्ता ख़राब होने की वजह से मुझे गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो चलाना पड़ रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम है, या फिर यूँ कहिए कि ना के बराबर है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था तो मैंने देखा रास्ते पर एक कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने उस कुत्ते को बचाने के लिए या फिर यूँ कहिए कि साइड से जाने के लिए जैसे ही गाड़ी को बाजू में मोड़ा और आगे बढ़ाया, तभी स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ बहुत बड़ा था जो कि मुझे अंधेरे में बराबर से दिखा नहीं और मेरा बैलेंस बहुत बुरी तरह से आउट हो गया। मैं गाड़ी के साथ गिर गया, लेकिन मैं स्लो था तो मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्की फुल्की खरोच थी। बाइक जैसे तैसे मैंने उठाई, पर जब मैंने अपने आसपास देखा तो वो कुत्ता मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मैं थोड़ा हैरान हो गया कि अभी तो कुत्ता यहीं था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। मैंने सोचा हो सकता है कि मैं जब तक अपने आप को उठकर सही कर रहा था तब तक वो तेज़ी से कहीं भाग गया होगा, और ऊपर से मैं गिर भी गया था, तो हो सकता है कि मेरे गिरने की आवाज़ की वजह से वो और ज़्यादा तेज़ी से भाग गया होगा। और फिर अगले ही पल मैं ये सोचा कि जल्दी से घर पर चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद भी आई है और जो खरोच लगी है उसकी दवा पट्टी भी करनी है। ये सोचकर जैसे तैसे उस स्पीड ब्रेकर से मैंने गाड़ी निकाल ली, यानी कि उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया और मैं घर चला गया। जाके सो गया दवाई पट्टी करके। सुबह में उठा, खाया पिया, दर्द तो अब भी हल्का हल्का था ही मुझे, और फिर कुछ ही समय के बाद मुझे अपनी शिफ्ट के लिए निकलना भी था। जब मैं बाइक पर बैठा तब मुझे याद आया कि अरे, मुझे तो वापस से वही रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आता जाता हूँ वहाँ पर तो काम चल रहा है। और सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था कि मैं उस रास्ते से कहीं पर भी आऊँ या जाऊँ। और धीरे धीरे करके मैं अपनी शिफ्ट के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ पिछली रात में मैं गिरा था, तो मैंने देखा कि आज यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ आते जाते दिख रही है। और फिर मैं जैसे ही वो स्पॉट पर जहाँ मैं पिछली रात पर गिरा था, यानी कि एग्जैक्टली वही स्पॉट पर पहुँचा, तब मैंने देखा कि वहाँ तो कोई भी स्पीड ब्रेकर जैसा चीज़ ही नहीं है, और ना ही रास्ता कुछ इतना ख़राब है कि मेरा बैलेंस आउट हो जाता और मैं गिर जाता। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर तो रोड पूरा स्ट्रेट है और साफ है, मैं गिरा कैसे था। मैं कुछ परेशान सा हो गया था। फिर भी मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा, काम किया। रात में जब मैं निकला तो इस बार मुझे फिर वही रास्ते से जाना था। सच कहूँ, हल्का सा डर लगने लगा था। धीरे धीरे करके जब मैं वहीं पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पिछली रात की तरह
इस रात भी वहाँ पर एक कुत्ता सोया था और वही स्पीड ब्रेकर जैसी कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धुंधली थी। शायद लाइट की वजह से वो बराबर नहीं दिख रही थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स ही उस रास्ते पर नहीं थी। मैं ये देखकर बहुत डर गया, मानो मैंने बाइक वहीं पर रुका दी। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं वहीं दूर ही खड़ा होकर ज़ोर से हॉर्न मारा उस कुत्ते को, ताकि वो कुत्ता वहाँ से भाग जाए। पर जैसे ही मैंने हॉर्न मारा, मानो उस कुत्ते की आँख एक झटके से खुल गई और उसकी आँख बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी। अंधेरे में बहुत ज़्यादा चमकती हुई डरावनी आँखें देखकर मैं और ज़्यादा डरने लग गया। वो कुत्ता खड़ा हुआ और मानो जैसे जैसे वो खड़ा हो रहा था, उसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही थी। उसका पूरा शरीर चेंज होने लगा था, एक अजीब सा काला रंग का होने लगा था, जैसे कोई नाले के गंदे पानी में नहा कर आया हो। उसे देखकर मैं और ज़्यादा डर के चीख मार दिया। मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डरा हुआ था। मैंने जैसे तैसे बाइक को घुमा लिया और पूरी स्पीड के साथ वहाँ से बाइक लेकर भागने लगा। लेकिन जब मैं बाइक भगा रहा था, तब मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ता या फिर वो बुरी आत्मा मुझे ही देखे जा रही है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शायद आज वो मेरा शिकार करना चाहती थी, लेकिन मैं तो बाइक को भगा ही रहा था। मैं जब तक कि बाइक की स्पीड कम नहीं किया, जब तक कि मैं रोड पर नहीं पहुंच गया। रोड आने के बाद मैं वहां पर थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि मुझे अब रोड पर कुछ गाड़ियां आते जाते दिखाई दे रही थी। मैंने बाइक वापस तुरंत ऑफिस की तरफ मोड़ लिया और मैं ऑफिस के बिल्डिंग के लॉबी में ही बैठा रहा सुबह के करीब 6 बजे तक। उसके बाद मैं घर गया जब सुबह हो चुकी थी और उस रास्ते से गाड़ियां जाने लगी थी। मैं घर पहुंचा और मैंने अपने अब्बा को सारी बात बताई। मेरे अब्बा भी कुछ परेशान हो गए। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और सो गया। जब मैं दोपहर में उठा तो अब्बा घर में ही थे। वो मुझे एक मौलाना के पास लेकर गए, जो कि उनके दोस्त थे। वो मौलाना साहब ने बताया कि वो जिससे मैं डर के भागा था, वो एक जीन था और वो एक बुरा जीन था जो उसी नाले के पास रहता है और वो उसका इलाका है। इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि रात में वहाँ से कोई भी गुज़रे, और जो भी वहाँ से गुज़रेगा वो उसे नुकसान पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने गलती कर दी, क्योंकि वो जिन आराम कर रहा था और मैंने उसे हॉर्न बजाकर गुस्सा दिला दिया। पर अगली बार मुझे यही गलती दोहराना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अब कभी उस रास्ते से रात में मत आना, क्योंकि इस बार अगर तुम वहाँ से गए या आए तो शायद वो जिन अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उन्होंने मुझे एक तावीज़ भी दी, जो कि उस बुरे जिन से मुझे बचाएगा। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते पर से आना जाना ही मानो छोड़ दिया था। लगभग उस रास्ते के काम होने में और 3 दिन बाकी थे। मैंने वो 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और जब वही रास्ता जहाँ से मैं आता जाता था वो पूरी तरह से बन गया, उसके बाद मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी सोहेल की कहानी, जो कि अभिषेक भाई ने हमें भेजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।